हेलो दोस्तों, मैं संजीव चांगिया एडवोकेट आपका अपने YouTube चैनल संजीव चांगिया एडवोकेट में स्वागत करता हूं। और आज मैं अपने इस लीगल वीडियो के माध्यम से उन स्त्रियों को जो अपने पति से परेशान हैं और घर से निकाल दी गई हैं या किसी कारणवश अपनी माता पिता के घर किसी भी वजह से रहने के लिए विवश हैं, तो उनके पास अपना मेंटेनेंस यानी अपना भरण पोषण के लिए गुजारा भत्ता किस प्रकार से ले सकती है, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। अगर यदि आपने अब तक अपने इस YouTube चैनल संजीव चांगिया एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नए नए लीगल वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। हाँ तो दोस्तों, आजकल देखा गया है कि फैमिली कोर्ट के अंदर फैमिली डिस्प्यूट के बहुत ज़्यादा मामले आ रहे हैं। जब भी किसी भी परिवार में किसी भी स्त्री के साथ दहेज की मांग होती है या उसके साथ कोई और फिजिकल या मेंटल क्रूएल्टी होती है या उसका पति किसी अन्य स्त्री के साथ एडल्ट्री में रहने लग जाता है या वह अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है यानी डिजर्टेड कर देता है, तो उस स्त्री के पास क्या क्या अधिकार है। तो सबसे पहले अगर यदि किसी स्त्री को निकाल दिया गया है तो उसके पास रेमेडी है कि वह अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC 1973 के तहत अपने जिले की अदालत में अपने मेंटेनेंस यानी भरण पोषण के लिए अपनी पिटीशन दायर कर सकती है। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत यानी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत भी अपनी पिटीशन दायर कर सकती है और उसमें भी अपना गुजारा भत्ता और अपने मकान का किराया आदि की डिमांड वह कर सकती है। इसके अतिरिक्त अंडर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत भी अपना मेंटेनेंस, पेंडलाइट और एक्सपेंसेस के लिए भी वह अपनी पिटीशन दायर कर सकती है। इसके अलावा अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत भी वह अपना गुजारा भत्ता ले सकती है। तो दोस्तों, अब अगर यदि किसी स्त्री को उसके पति ने घर से निकाल दिया या वह उसकी क्रूएल्टी के कारण अपने माता पिता के घर में रहने के लिए विवश है, तो वह अपने जिले जहां पर वह अपने माता पिता के पास आकर रह रही है या वह जहां पर उसने आश्रय लिया है या वह जहां पर अपने पति के साथ लास्ट टाइम रही है, अन्यथा ऐसी जगह से भी कर सकती है जहां पर उसकी शादी हुई। तो उस जिले में यदि फैमिली कोर्ट है तो वह फैमिली कोर्ट में अपना पिटीशन दायर करे। अगर यदि फैमिली कोर्ट नहीं है तो वह अपने उस जिले में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत में अपनी पिटीशन दायर कर सकती है। तो अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC के तहत केस दायर करने के लिए यह जरूरी है कि वाइफ के पास अपने आप को मेंटेन करने के सफिशिएंट साधन ना हो और वह अपने आप को मेंटेन ना कर सकती है। और जब उसके पास यह कारण होगा तो वह कोर्ट के अंदर अपनी पिटीशन किसी योग्य वकील के द्वारा दायर करवाए और उस पिटीशन के अंदर अपनी शादी की तारीख से स्टार्ट करके कब कब उसके बच्चे हुए उन सब का हवाला देते हुए उसके बाद उसके साथ किस किस तारीख को क्या क्या क्रूएल्टी हुई, हर प्रकार की क्रूएल्टी, या यदि वह डिजर्शन किया गया है तो डिजर्शन, और अगर यदि उसका पति एडल्ट्री में है तो एडल्ट्री के सारे फैक्ट
उस अपनी पिटीशन में दायर करते हुए वह अपनी पिटीशन दायर करवाए और उसके पास जो जो भी सबूत हो वह सबूत अपने साथ रखे। यहाँ एक बात विशेष उल्लेखनीय है कि जब अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत अपना मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता लेने के लिए जब कोई औरत अपना वाद दायर करती है तो बहुत अच्छा रहेगा अगर यदि उस स्त्री के पास अपने पति की आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न या सैलरी स्लिप या उसकी अपने पति के बैंक अकाउंट की पासबुक और उसके व्यवसाय से संबंधित किसी भी प्रकार की बैलेंस शीट और उसकी प्रॉपर्टी की प्रूफ यदि उसके पास मौजूद है और वह अपने केस के साथ अपने डॉक्यूमेंट के साथ लगाती है तो उसको मेंटेनेंस बहुत अच्छा मिल सकता है। अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत यह नहीं है कि केवल स्त्रियां ही अपना मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता लेने का हक रखती हो, अपितु इसके तहत अगर माता पिता यानी सीनियर सिटीजन जो हैं अगर यदि उन्हें भी उनके बच्चे खर्चा नहीं देते हैं तो वह भी इसके तहत अपना पिटीशन दायर कर सकते हैं और अपने बच्चों से गुजारा भत्ता ले सकते हैं। और हाँ, अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में डॉटर इनला भी अपने फादर इनला से अपना गुजारा भत्ता मांगने का हक रखती है। इसमें अंडर सेक्शन 125 ऑफ के क्लास 1D के तहत अपना गुजारा भत्ता अपने इन-लॉज से लेने का हक रखती है। अगर यदि किसी व्यक्ति को छुआछूत की ऐसी बीमारी हो जिससे वह स्प्रेड करके उसकी पत्नी को भी वह हार्म कर सकती है या उसका पति अपना धर्म बदल लेता है तो उस स्त्री को भी अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत अपना गुजारा भत्ता लेने का हक होता है। यहाँ एक बात जरूर ध्यान रखें कि जब आप अपनी पिटीशन दायर करें तो उस पिटीशन में आप यह जरूर हवाला दें कि मैं इस फला फला तारीख से अपने पति के इस वजह से उसका घर छोड़ने को बाध्य हुई हूँ और उसके बाद से मैं अपने माता पिता के घर या जहाँ मैंने आश्रय लिया है वहाँ रह रही हूँ और मैंने अपने सारे प्रयत्न करके देख लिए लेकिन मेरे पति ने मुझे प्रताड़ित करना नहीं छोड़ा और ना ही मैं ऐसे हालात उत्पन्न कर दिए कि उसके साथ रह सकूं, ताकि आपकी पिटीशन में आपका खर्चा बंधते समय किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके। मैंने अभी जो आपको बताया कि जब पिटीशन दायर करें तो उसके साथ अपने पति का इनकम प्रूफ साथ लगाएं। उसका विशेष कारण यह है कि जब कोर्ट द्वारा किसी भी स्त्री के लिए गुजारा भत्ता फिक्स किया जाता है तो वह यह देखती है कि उसके पति की इनकम कितनी है और उसकी लायबिलिटीज कितनी है। यहाँ लायबिलिटी से मतलब है कि उसके ऊपर आश्रित कितने हैं। भाई जैसे किसी स्त्री ने 125 गुजारा भत्ते का केस डाल दिया तो कोर्ट द्वारा देखा जाता है क्या उसके पति के ऊपर उसके माता पिता या उसके अविवाहित छोटे भाई बहनों का पढ़ाई का शादी का इनकी भी लायबिलिटीज हैं। तो उस वक्त खर्चा का डिटर्मिनेशन करते वक्त यह सारे तथ्य ध्यान में रखते हैं। इसलिए पत्नी को चाहिए कि उसके पास उसके पति के जितने भी इनकम प्रूफ हैं वह साथ पिटीशन के जरूर लगाएं। इसके अलावा जैसे हमारे 125 सीआरपीसी का केस दायर किया गया है उसी प्रकार स्त्री के पास अधिकार है कि वह अंडर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत अपनी पिटीशन दायर करे
जिसमें पेंडलाइट मेंटेनेंस के साथ साथ आपको आपके केस के एक्सपेंसेस भी मिलते हैं। एवं इसके अतिरिक्त जब अंडर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में जब आपके पेंडलाइट मेंटेनेंस का निर्धारण होता है तो उसको फाइनली अंडर सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आपकी परमानेंट एलिमनी के साथ साथ आपका मेंटेनेंस भी फाइनल किया जाता है। इसी प्रकार प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत भी जब महिला अपना पिटीशन दायर करती है तो उसमें महिला को अपने मेंटेनेंस के साथ साथ उसका रेजिडेंशियल अगर यदि वो कोई प्रूफ देती है तो उसको उसका किराया भी दिया जाता है। एवं अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत भी वाइफ अपना मेंटेनेंस ले सकती है। यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि अंडर सेक्शन 20 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत सीनियर पेरेंट्स यानी माता पिता भी अपना मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता अपने बच्चों से लेने का हक रखते हैं। इसमें अंडर सेक्शन 125 और सीआरपीसी में भी पेरेंट्स अपने बच्चों से अपना गुजारा भत्ता लेने का हक रखते हैं। यहाँ मैं इसीलिए इस बात को बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। पर लेकिन माता पिता को अगर यदि अपने बच्चों से खर्चा लेना है तो यह जरूरी है कि माता पिता अपनी पिटीशन में सभी बच्चों के खिलाफ केस दायर करें। इसमें पिक एंड चूज नहीं है कि पेरेंट्स किसी एक बच्चे से अपने खर्चे के लिए गुजारा भत्ते की डिमांड कर सके। तो उनको यह विशेष ध्यान रखना है कि वो अपने पिटीशन में सभी बच्चों को पार्टी बनाए, तभी उनकी पिटीशन सक्सेस होगी। अन्यथा उनकी पिटीशन सभी बच्चों को पार्टी नहीं बनाया तो डिसमिस हो जाएगी। जिस प्रकार हिंदू लॉ में हिंदू स्त्रियों के अगर यदि सताया जाता है तो उनको उनका गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस के लिए प्रावधान किए गए हैं, उसी प्रकार मुस्लिम स्त्रियों के लिए भी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 के तहत यह अधिकार दिए गए हैं। इसी प्रकार क्रिश्चियन स्त्रियों को भी इंडियन डाइवोर्स एंड मेंटेनेंस एक्ट 1869 के तहत अपना गुजारा भत्ता लेने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। एक बात विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा, चाहे वह हिंदू लॉ के अनुसार हो, चाहे वह मुस्लिम लॉ के अनुसार हो, यानी चाहे तो वह हिंदू स्त्रियों के लिए हो, चाहे मुस्लिमों के लिए हो, या क्रिश्चियन स्त्रियों के लिए हो, या पारसी स्त्रियों के लिए, लॉ के अनुसार सारे क्राइटेरियाज सेम हैं। उनको उसी प्रकार उनके पति की इनकम व लायबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए स्त्रियों का गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस का निर्धारण कोर्ट द्वारा किया जाता है। मेंटेनेंस का अर्थ यह नहीं है कि किसी भी स्त्री को रहने, खाने, पीने और कपड़े का खर्चा दे दिया जाए। यहाँ मैं स्त्रियों को एक बात समझाना चाहूँगा कि उनका अधिकार अपने पति के स्टेटस लेवल के अनुसार रहने का अधिकार है। यानी उनका पति जब उनको अपने साथ अपने घर में रखता, जैसे वो अपने स्टेटस के अनुसार रखता, उसी तरह से ही उस स्त्री को अपने पति के से अलग होने के बाद भी रहने का अधिकार है। जैसे अगर यदि किसी स्त्री का पति 10,000 रुपये महीना कमाता है और कोर्ट द्वारा उसका खर्चा 3,000 रुपये बांध दिया जाता है तो यह सही है, जस्टिफाइबल है। पर अगर यदि किसी स्त्री का पति 1 लाख रुपये महीना कमाता है तो उसका खर्चा उस 1 लाख रुपये के अनुसार ही बंधेगा जो उसकी इनकम का 1/3 तक हो सकता है।
अगर यदि स्त्री यह सोचे कि भाई उसको तो मिलेगा ही 2 से 3 हज़ार रुपये खर्चा, चाहे उसका पति 1 लाख रुपए कमाता है पर मंथ, तो यह गलत सोच है। उसको उसके स्टेटस लेवल के अनुसार ही उसको खर्चा मिलेगा। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि जहां पति और पत्नी दोनों कमाते हों तो कोर्ट द्वारा उसका गुजारा भत्ता का निर्धारण कैसे किया जाएगा। अगर यदि स्त्री और पुरुष में दोनों काम करते हैं और पुरुष यानी पति किसी अच्छी सरकारी जॉब पर है और उसकी अच्छी तनख्वाह है, या उसका बिजनेस में बहुत ज़्यादा अपनी वह इनकम टैक्स रिटर्न भरता है, या वह पेशे से डॉक्टर या एडवोकेट है और पत्नी की इनकम उससे कम है, तो उसे अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना होगा। इसके अतिरिक्त पत्नी अपने बच्चों की देखभाल में अपना समय भी व्यतीत करती है, अपनी जिम्मेवारियां भी निभाती हैं, तो वह अपने पति से ज़्यादा काम करती है, तो उसके लिए भी उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा। उड़ीसा हाई कोर्ट के एक केस दयावंती प्रधान बनाम ऋषिकेश प्रधान में यह आदेश दिए गए थे कि वाइफ इज एंटाइटल्ड टू रीजनेबल मेंटेनेंस, जिसके अनुसार अगर यदि पति और पत्नी दोनों कमाते हैं तो भी उसे पति के अनुसार, उसके स्टेटस लेवल के अनुसार रहने का हक है। यह नहीं है कि पति यदि 1 लाख रुपए महीना कमाता है, अब पत्नी ने कोई ट्यूशन करने का काम कर लिया या अपना कोई सिलाई बुनाई का कोई काम करके अपना पेट पालना शुरू कर दिया, अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, तो इसका आधार बनाकर पति अपना मेंटेनेंस देने से बच सकेगा। इसके अलावा कई बार देखा गया है कि कोई व्यक्ति शादीशुदा होते हुए दूसरी मैरिज कर लेता है, तो उस अवस्था में क्या दूसरी पत्नी अपना मेंटेनेंस लेने का हक रखती है या नहीं? इसमें मैं आपको बता दूं, अगर यदि दूसरी शादी करते वक्त उस औरत को जो दूसरी शादी कर रही है उसे यह पता है कि यह व्यक्ति पहले से शादीशुदा है, तो वह मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता लेने का कोई अधिकार नहीं रखती है। पर अगर यदि उस दूसरी स्त्री को उस पुरुष के द्वारा बहला फुसलाकर और उससे छुपाकर कि मैं पहले शादीशुदा हूं, उससे शादी की गई है, तो वह स्त्री अपना गुजारा भत्ता लेने का हक रखती है। और अगर यदि दूसरी स्त्री को यह पता है कि उसके पति का पहले भी वह शादीशुदा है और उसके बाद उससे बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो उस बच्चे को अपना गुजारा भत्ता लेने का हक होगा, लेकिन उस स्त्री को नहीं, क्योंकि लेजिमेट और इलेजिमेट बच्चा कोई भी हो वह अपने पिता से खर्चा लेने का हक सुरक्षित रखता है। अब मैं आपको अंत में एक बात विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक केस सुखपाल सिंह बनाम शिंगारपुर में यह साफ साफ कहा है कि हस्बैंड इज लीगली, मॉरली एंड सोशली ड्यूटी बाउंड टू मेंटेन हिज वाइफ, यानी पति अपनी पत्नी को कानूनी, नैतिक और सामाजिक रूप से उसका ध्यान रखने के लिए प्रतिबद्ध है। बस यह है कि जो स्त्री अपने पति के खिलाफ केस दायर करे वह कोर्ट को यह जस्टिफाई करे कि मैं इन हालातों में अपने पति के साथ नहीं रह सकती, या उसके साथ रहने में मुझे अपनी जान का खतरा है या बच्चों के भविष्य का खतरा है, और स्वयं उस स्त्री के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, यानी स्त्री ने स्वयं अपने पति को डिजर्ट ना कर रखा हो, ना ही उसने अपने
आपको एडल्ट्री में किसी अन्य व्यक्ति के साथ रख रखा हो या वह स्वयं किसी भी प्रकार की अपने पति के साथ क्रूएल्टी ना करती हो। पति के साथ क्रूएल्टी जैसे कि पति के साथ किसी प्रकार की तानाकशी या मारपीट या अपने पति को अपने माता पिता से अलग रहने के लिए बाध्य करती हो, तो उन सब हालातों में जब पत्नी अपने पति के खिलाफ भरण पोषण का या और अन्य जो मैंने ऊपर बताए हैं अंडर सेक्शन 24 या अंडर सेक्शन 18 या अंडर सेक्शन डीवी एक्ट ऑफ 2005 कोई भी केस दायर करती है, तो उसका मेंटेनेंस अच्छा, यानी अगर यदि उसके पति की जितनी इनकम है उसका 1/3 बंधने के आसार होते हैं। मैंने आपको जो आज लीगल वीडियो के माध्यम से जो सूचना दी है, तो इसको सुनने के बाद आपको काफ़ी नॉलेज हुई होगी और मेरे इस लीगल वीडियो को देखने के बाद जो भी व्यक्ति अच्छा कमेंट इस कमेंट बॉक्स में करेंगे, मैं उन्हें जो सबसे अच्छा कमेंट होगा उसे YouTube कमेंट पिकर के द्वारा लाइव आकर 1000 रुपये एज ए गिफ्ट उसके पास ट्रांसफ़र करूँगा। कमेंट करते वक्त कमेंट बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर अवश्य दें और मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसे लाइक और शेयर करें। मुझे इंस्टाग्राम व टिकटॉक पर फॉलो करें। इसी के साथ ही नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।